नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है। वो यूं आंखों के सामने से निकली तो मुझे ध्यान आया कि ये उस वक्त की घटना है जब मैं एसएसपी लखनऊ था। मेरे ज्वाइन करने के पहले ये घटना घट चुकी थी, लेकिन उसका पूरा जो उसका झटका कह सकते हैं, उसका दबाव, वो मैंने झेला था। घटना दरअसल ये 4 जून 2016 की है और 16 जून 2016 को मैंने एसएसपी लखनऊ का पदभार ग्रहण किया था। हुआ कुछ यूं था कि जैद शकील नाम का एक युवा नेता था, प्रॉपर्टी डीलर था, रसूख वाला था। उसके पिता शकील वो पटाखों के बड़े कारोबारी हैं लखनऊ के, और जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद या संभल से, वो जैद शकील के नाना लगते हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना रसूख वाला लड़का ये रहा होगा, यंग था। हुआ यूं कि 4 जून 2016 को आधी रात के बाद एक क्रिकेट मैच, नाइट क्रिकेट का बड़ा चलन है लखनऊ में, कैनवस बॉल से खेला जाता है और चारों तरफ लाइट लगा के किसी मैदान में, और बहुत देखने वाले आते हैं इसको। गर्मी का दिन होता है, रात का समय खाली होता है, बहुत ढेर सारी टीमें इसमें लखनऊ में हैं, लीग मैचेस होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं। करीब 1-1.5 महीना तक गर्मी के सीज़न में नाइट क्रिकेट का बड़ा जोर यहाँ पर रहता है। ऐसे ही एक नाइट क्रिकेट को देखकर, जिसमें वो, चूंकि वो क्रिकेट में बहुत उसका इंटरेस्ट रहा करता था, तो वहाँ उसके आसपास लोग जितने हैं वो उसको अपने अपने मैचेस में, छोटे बड़े मैचेस में, कोई पैसे के चक्कर में उसे अपना चीफ गेस्ट बुला लेता है, कोई अदरवाइज वैसे ही बुला लेता है ताकि वो थोड़ा फंडिंग कर दे। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे का भी मैच ये नहीं होता। बहरहाल ऐसे ही एक मैच में वो मुख्य अतिथि था, और मैच जब ख़त्म हुआ 12 साढ़े 12 बजे, तो वो मैच वाली जगह से अपने घर जाने के लिए निकला। ऐशबाग के वाटर वर्क्स रोड पर अंजुमन सिनेमा के सामने वो जैसे ही निकला, मोटरसाइकिल चला रहा था फरहान नाम का एक उसका दोस्त, पीछे जैद बैठा हुआ था, और पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पर बदमाश आए और पीछे बैठे हुए जैद पर 20 गोलियां मारी। जैद वहीं गिर गया, गोलियां उसके पूरे शरीर में लगी थीं। बड़ी जाहिर सी बात है, बचा नहीं, मौके पर ही मौत हो गई। फरहान ने सबको फोन किया, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर आ गई। किसी तरह से उस समय के जो अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने स्थिति को संभाला, लाश को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर टीमें इसकी बनाई गई। एसपी क्राइम उस समय थे डॉक्टर संजय कुमार। उन्हीं को इसका काम दिया गया कि आप किसी भी तरह से इसका हला भला करें, इसका अनावरण करें, वरना लॉ एंड ऑर्डर की फिर कोई दिक्कत जरूर हो जाएगी। 4 की ये घटना थी। पुलिस अपना काम कर रही थी, तरह तरह के जो प्रयास पुलिस कर सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर था। ये भी अंदाजा लगाया गया कि किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वजह से तो इसकी हत्या नहीं हुई है। तमाम उसकी जो प्रॉपर्टीज इस बीच में दी गई थी, उनके दोस्तों को बुलाया गया, उनके पार्टनर्स को बुलाया गया, सबसे अलग अलग पूछताछ हुई। 50 लोगों की लाइन वहां लगी रहती थी, भीतर पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ करती थी और कोशिश करती थी जीरो इन करने की कि कहाँ पर सुई जाकर अटकती है, किस वजह से इसकी हत्या हुई होगी। इसी बीच 16 को मैंने ज्वाइन कर लिया। अगले ही दिन 17 को तमाम उस समय की रूलिंग पार्टी के तमाम बड़े नेता, शहर के कुछ संभ्रांत व्यक्ति, ये लोग मिलने के लिए ऑफिस में मेरे आए, और आते ही उन्होंने
अपनी बात शुरू की कि साहब जैद का मर्डर हुआ और पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, किसी को अरेस्ट नहीं किया, अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची, ये आश्चर्यजनक है। बहरहाल उन्होंने ये भी बताया कि साहब इसका जिम्मा डॉक्टर संजय कुमार एसपी क्राइम लखनऊ को दिया गया था। वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उन्होंने किया है और आगे कैसे बढ़ना है, अब आप आए हैं, आपसे उम्मीद है। इस तरह की तो हर आने वाले से फरियादी अपनी बात कहता है कि साहब आप आए हैं, सब सुधर जाएगा। ऐसी ही बात उन लोगों ने की। बहरहाल उनको उनकी पूरी बात सुनकर और फिर उनसे कहा कि मैं पहले ज़रा बात कर लूँ अपनी टीम से, फिर आप लोग इतनी भीड़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, एक दो आदमी आइएगा, जो भी इसकी प्रोग्रेस होगी हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। बहरहाल उन लोगों के जाने के बाद तुरंत मैंने संजय कुमार को फ़ोन किया और ये कहा, उसने बताया हाँ साहब हम देख रहे हैं, ये टीमें लगी हैं, उस एसओ को यहाँ लगाया है, उस इंस्पेक्टर को वहाँ लगाया है, क्राइम ब्रांच की अपनी टीम फलां जगह गई है, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी पूरी टीम को क्लोज कर लीजिए और रात में 10 बजे आप आइए, हम भी जानना चाहेंगे कि कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे। रात में 10 बजे पूरी टीम आ गई, संजय कुमार अपनी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लेकर आए और फिर बहुत डिटेल में उनसे बात की। दरअसल कोई दिशा अब तक नहीं मिली थी। पुलिस ने बड़ी कोशिश की दिशा ढूंढने की, कारण ढूंढने की, लेकिन कोई दिशा अभी तक नहीं मिली। ये तय हुआ कि जैद के 2 दिन के सीडीआर को निकाल लीजिए, निकाल तो पिछले 6 महीने के लीजिए, जिन लोगों से सबसे ज़्यादा बात होती रही हो नेचुरल कोर्स में, उन सब के नंबर अंडर सर्विलांस लिसनिंग पर लगा दीजिए और 4, 6, 10 लोग केवल फ़ोन सुनने का काम करें, जरूर कुछ न कुछ निकलेगा। थोड़ा सा इनिशियल हिचक थी साहब, इतने फ़ोन लगा दिए जाएंगे और सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, सब जानते हैं कि सर्विलांस पुलिस करती है, दुनिया भर की बातें लोगों ने बताई। लेकिन अगले ही दिन संजय कुमार ने कुछ नंबर्स निकाले, जो उनमें से कुछ उनके रिश्तेदारों के थे, कुछ दोस्तों के थे, कुछ बिजनेस पार्टनर्स के थे, कुछ ज़मीन से संबंधित लोगों के थे जिनसे उनकी सौदेबाजी चलती रहती थी। बहरहाल जो 10-12 नंबर लिए गए, उन सब की परमिशन लेके उन्हें लिसनिंग मोड पर, सर्विलांस पर लगा दिया गया। 2, 4, 6 दिन लोगों ने उसे सुना। इसी बीच में लिसनिंग पे सुनते सुनते एक बात ये समझ में आई सुनने वाले को कि साहब ये घर जाने का रेगुलर रास्ता नहीं था जैद का। वो फला फला रूट से हमेशा रात में कभी आएगा तो घर, ये उल्टा रास्ता है, वहां से जाने का क्या तुक है, पहली बात। दूसरी बात, फरहान गाड़ी चला रहा था, जैद पीछे बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल से कम 4 लोग उतरे या चलती हुई मोटरसाइकिल से। तो सामान्य रूप से क्राइम अगर देखा गया है कि किसी को मारना है तो चलाने वाले को पहले गोली इसलिए मारी जाती है कि वो लेकर भागे नहीं। सपोज करिए चलाने वाले को गोली नहीं लगी और वो मोटरसाइकिल 100 से ऊपर की स्पीड में अगर चलेगा शहर के भीतर, तो 3-4 मिनट में किसी थाने के सामने जरूर होगा। थानों की इस तरह से लोकेशन है लखनऊ में कि अगर वो 100-125 की स्पीड में जब आदमी जान पे बन आती है तो भागता है। ये भी कैलकुलेट किया गया। फिर सब लोगों ने बैठ के मुझे बताया गया कि साहब इस तरह से है, बात कुछ समझ में आ नहीं रही है। जब ये कॉल आई कि साहब ये उसके जाने का रास्ता नहीं है, तो घर वालों से पूछताछ की गई जैद के। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जितनी हमारी जानकारी है, इस एरिया से जब कभी लौटते हैं तो फला रास्ते से जाते हैं। इस रास्ते का तो बहुत तुक नहीं समझ में आता। लोगों को स्ट्राइक किया कि हाँ, जब पुलिस ने ये बात पकड़ी है या ये बात सोची है या ये इंटरप्रेट किया है तो जरूर इसमें कोई न कोई लोचा होगा। दूसरी बात भी वही कि इतनी गोलियां चली और उसको टारगेट तक नहीं किया गया। जो उसके साथ फरहान लड़का था, एक भी गोली उसे नहीं लगी, न वो मोटरसाइकिल से गिरा। गोलियां लगने के बाद जैद जब गिर गया तब उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके फोन से लोगों को और पुलिस को इन्फॉर्म करना शुरू किया। डिसाइड हुआ फरहान को बुलाकर उससे बातचीत की जाए।
वैसे एसपी क्राइम ने बताया, संजय कुमार ने, कि उससे हम लोग कई राउंड बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ निकल नहीं रहा है। उसकी दलील भी थी कि साहब, अगर मारना जैद को ही था तो क्यों दूसरे को मारेंगे। नजदीक पहुंचे, पीछे बैठा हुआ था। आगे चलाने वाले और पीछे बैठने वाले में थोड़ा डिस्टेंस होता है। एकदम से नजदीक आकर और गोली मारना बड़ा आसान है। 2 गोलियां मारी, गिर गया, उसके ऊपर 20 गोलियां चला दी। इस बात का कोई जवाब नहीं था कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को न रोका गया, न मारा गया, न उसे गोली लगी। बहरहाल बुला के इन्हीं सब क्वेश्चनर तैयार किया गया कि उससे अब क्या क्या पूछा जाएगा। टीम बुलाई गई, टीम के सामने उससे बातचीत शुरू की। घुमा टहला के पुलिस इस बात पर ले आई कि उस रास्ते पर उस दिन क्यों गए, जबकि जैद उस रास्ते पर कभी नहीं जाता था घर जाने के लिए। दूसरे रास्ते बताए गए कि इन रास्तों से जाता था, लेकिन उस रास्ते से जैद कभी रात के समय घर जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था। उल्टा सा रास्ता है वो। उसने कहा कि साहब, वो असल में किसी से मिलने उनको जाना था, नाम तो नहीं बताया, लेकिन जब वो मैच देख रहे थे तब किसी का फोन आया था। जैसे ही वो निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस रास्ते पर ले चलो। अब वो तो मर गए जैद, ये बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ था। बहरहाल सीडीआर पे शाम को 5 बजे के बाद से जितनी कॉल आई थी, एक एक कॉल की फिजिकल लोकेशन देखी गई। कौन था, किसने किया, सब वेरीफाई किया गया। उनमें से किसी का भी घर उस रूट पर नहीं था कि ये मान लिया जाए कि भाई फलां दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि लौटते समय मेरे यहाँ से खाना खा के जाइए, चाय पी के जाइए। किसी का भी घर उस रूट पर, यानी उस रूट से चल के उनमें से किसी के घर नहीं जाया जा सकता था। बात और शंका वाली हो गई कि जब उस रूट पर किसी का घर नहीं है, जितने लोगों ने फ़ोन किया था उसको, उनमें से किसी के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है रात में, तो आखिरकार फरहान उन्हें क्यों उस रास्ते पर लेकर गया। कॉल डिटेल से भी ये साबित हो गया कि ऐसे किसी व्यक्ति का, आदमी, औरत, लड़की, किसी का फ़ोन नहीं आया था कि रात में फरहान उससे मिलने के लिए उस रास्ते पर गया हो। फिर उनकी वही विशिष्ट श्रेणी वाली, जब 3-4 कंट्रडिक्शन हो गए तो विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू हुई। पूरा सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम हुआ। कई दिन से पुलिस बुला रही थी, पूछ रही थी, उसे भी सवालों का अंदाज था कि पुलिस क्या जानना चाहती है और क्या पूछेगी, मुझे क्या जवाब देना होगा। लेकिन सत्य बोलक यंत्र के सामने बिल्कुल सही सही बोलना शुरू किया, एकदम सही सही। उसने कहा, साहब, एक बड़ा भारी गैंग यहाँ पर, बड़ी दहशत वाला गैंग लखनऊ में चलता था, सलीम सोहराब का गैंग। दरअसल ये 3 सगे भाई हैं, सलीम, सोहराब और रुस्तम। और मर्डर, रंगदारी, पैसा वसूलना, जबरदस्ती कब्जा करना इनका शगल था। और इनकी इतनी दहशत हो गई लखनऊ में कि जिस किसी को फ़ोन कर दिया वो पैसा देकर आया, कब्जा छोड़कर चला गया। किराए के मकान में किसी पे कब्जा किया था, फौरन खाली कर दिया। इतनी दहशत थी और दहशत का कारण भी था। बहरहाल वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसने ये बताया कि साहब, मेरी सलीम से दोस्ती थी और हुआ ये कि सलीम ने मुझे, तारीख थी, सलीम आया था, उसने बताया कि सलीम 25 मई 2016 को तिहाड़ जेल से पेशी पर कानपुर आया। बाई ट्रेन आया, पुलिस उसको लेकर आई। वहां रेलवे स्टेशन पर पहले से खबर हो गई थी। रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में
सलीम अदालत में जाने का वेट कर रहा था। इस बीच उसके सारे गुर्गे वहां पर आ गए। फरहान को भी बुलाया गया था, फरहान भी आ गया। फरहान से अकेले में सलीम ने बात की और ये कहा कि तुम जैद के दोस्त हो। कहाँ साहब हैं? बोले उससे दोस्ती और बढ़ा लो, खूब बढ़ा लो, पूरे पूरे दिन उसके साथ रहो। तुम्हें काम ये करना है कि जैद को मारना है। फरहान ने कहा कि मैं शॉक्ड हो गया कि जैद को क्यों मारना चाहते हैं। मैंने फिर अपने स्तर से पता करना शुरू किया, चूंकि मैं उसका, सलीम का शुभचिंतक था, उसके और जानने वाले मेरे दोस्त थे। तो पता ये लगा कि जैद का सलीम के जेल जाने के बाद उसके घर आना जाना बहुत हो गया था। और ये भी पता लगा कि शुरुआत में सलीम ने ही जैद को कुछ काम के लिए, चूंकि पॉलिटिकल रसूख वाला लड़का था वो ये जानता था उंच नीच होगी तो इनसे उनसे कहलवा के हमारा काम करा देगा। तो उसे कुछ काम से, जैसे कुछ कागज के लिए, FIR की कॉपी के लिए, वकीलों से बात करने के लिए, वकीलों के लिए पैसा लेने के लिए अपने घर भेजा करता था शुरुआत में। लेकिन वो धीरे धीरे उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात हो गई, अच्छी मुलाकात हो गई। और फिर लोगों ने सलीम को ये बताना शुरू किया कि उसकी पत्नी और जैद दोनों वाटर पार्क में, चिन्हट के पास एक आनंदी वाटर पार्क है, वहां गए थे। और दोनों स्विमिंग सूट वहां दिया जाता है जो वाटर पार्क में जाते हैं, स्विमिंग सूट में देखे गए। ये चौंकाने वाली बात थी। फिर ये कहा गया कि वेव सिनेमा में नाइट शो में ये दोनों अकेले गए थे। शॉपिंग मॉल में ये दोनों अकेले गए थे। ये बात सलीम को आग लगने जैसी हुई और तभी उसने डिसाइड किया कि जैद को रास्ते से हटाना है। फिर बात उसकी हुई कि फरहान को ये बात दी गई। फरहान से ये कहा गया कि इस काम के लिए हम आदमी, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें इतनी दोस्ती उससे बढ़ानी है कि वो तुम पे यकीन करने लगे, तुम जहां ले जाना चाहो वो चला जाए, काम करने वाले दूसरे होंगे, बस उनके कांटेक्ट में तुम्हें रहना है। और उसका जो सबसे अच्छा शूटर या सबसे बड़ा शूटर रवि गौतम था, उसको कहा गया कि 3 आदमी और लेकर आप मोटरसाइकिल से रहेंगे। आपको फरहान लोकेशन बता देगा कि अब यहाँ से चल रहे हैं, इस रास्ते पर जाएंगे, वहीं पर उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। और यही हुआ भी। फरहान ने क्रिकेट मैच खत्म होने पर बताया कि हम इसको लेके अब घर जा रहे हैं और हम फला फला रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता बहुत सुनसान है, वहाँ न कोई CCTV है, न कोई देखने वाला है, बहुत कम ट्रैफिक भी है। बात तय हो गई। 2 मोटरसाइकिलों पर रवि गौतम के साथ के 3 और लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे। ये जैसे ही वाटर वर्क्स रोड में उस सिनेमा के सामने पहुंचा, वैसे ही इन लोगों ने पीछे से गोलियां मारनी शुरू कर दी। पहली ही गोली में वो गिर गया। नीचे गिरने के बाद उस पर 10 गोलियां चला दी इन लोगों ने, फरहान को ने इशारा किया, उन लोगों ने गोली मारी और फिर फरहान फौरन वहां पर चला गया पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए और लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ये बात पूरी अपने इंट्रोगेशन में फरहान ने पुलिस को बताई। पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू की और फरहान के बताए हुए जो लोग उसमें शामिल थे, कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर उनके परिवार वालों को जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की तो पूरा परिवार उनका आया। एक आदमी से उनसे बात करने की छूट दी गई कि आपको अगर कोई डाउट हो तो इससे क्लियर कर लें।
बहरहाल रवि गौतम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मुझे जानकारी भी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं, लेकिन सलीम, सोहराब और रुस्तम ये जेल में तब भी थे और आज भी थे। 8 दिसंबर 2022 को इन तीनों भाइयों को गैंगस्टर के एक मामले में 7-7 साल की सजा भी हो गई। फिर दिल्ली में ये गौरव गंभीर की हत्या में आज भी डिटेन है। चूंकि एक साथ जेल में रह के भी ये तमाम साजिशें और हत्याएं इन्होंने की थी। जैसे एक बहुत चर्चित हत्या अमीनाबाद में हुई थी। कैंट के पार्षद पप्पू पांडे थे, उनको वहां इसके गुर्गों ने घेर के गोलियों से मार डाला था। नाम इसका बहुत ज्यादा तब हुआ जब 2004 में रमजान पाक के महीने में इसके सबसे बड़े वाले भाई को कुछ दबंग लोगों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। ठीक साल भर बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन उसके भाई की हत्या हुई थी, हत्या करने वाले 3 लोगों को इन तीनों ने गोलियों से मार डाला था। ट्रिपल मर्डर हुआ था, बड़ा सनसनीखेज मर्डर हुआ था। दिन ईद का था। साल भर पहले आप जानते हैं कि हर साल ईद रमज़ान के महीने में थोड़ा थोड़ा आगे खिसकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि 30-30 दिन के महीने होते हैं, 365 दिन का हमारा साल होता है, तो थोड़ा उस हिसाब से खिसकती है। लेकिन जिस दिन इसके बड़े भाई को मारा गया था, साल भर बाद ठीक उसी दिन ईद थी। और ईद की नमाज के बाद उन तीनों को, एक को हुसैनगंज में, एक को खदरा में और एक को मड़ियाओं में, तीनों बहुत दूरी पर हैं, इन तीनों को मार दिया। और तत्कालीन एसएसपी आशुतोष पांडे साहब को सलीम ने फोन करके बताया कि मैंने अपने तीनों दुश्मनों को फलां फलां जगह पे फलां फलां को गोली मार दी है, आपको जो करना हो कर लीजिए। और अखबारों में इस कदर सनसनी मची, आप सोच नहीं सकते हैं कितना। और मर्डर की तो कोई गिनती नहीं इस गैंग ने किया। पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से, जब से ये जेल में हैं, तब से थोड़ी सी राहत है लोगों को। जेल में रह के भी जब ये साजिशें करने लगे, फिलहाल इनको अलग अलग जेलों में रखा गया है। सलीम को फतेहगढ़, सोहराब को मंडावली और रुस्तम को तिहाड़ जेल में रखा गया है। तो इस तरह से एक गैंगस्टर की पत्नी से संबंध होने के शक में एक नौजवान लड़के की हत्या हो गई। आज की घटना। सलीम सोहराब के अपराध से लखनऊ के लोग उस समय दहशत में थे। 2004, 5, 6 और 7, 3-4 सालों का किस्सा था इन लोगों का। जिस किसी को भी रंगदारी के लिए इसने फोन किया, इन तीनों में से किसी ने, वो घर पहुंचा गया पैसे, या जहां कहा गया था वहां खुद ही पहुंचा दिया। और जैद की हिम्मत की दाद दूंगा। इतना सब जानते हुए भी, और ये भी जानते हुए कि सलीम उसका दोस्त है, और उसी के काम से घर गया और बीबी को लेके उड़न छू हो गया। जो सूचनाएं उस तक पहुंची थी, सलीम तक, गलत नहीं थी कि वो कहां कहां अकेले सलीम की वाइफ के साथ, अंजुमन ऐसे कुछ नाम था उसका, किसके साथ कहां कहां वो गई थी इसके साथ। ये बिल्कुल सही सूचना थी। तो अब यही कहा जा सकता है कि जैद जानबूझकर कुएं में कूद गया। ये उसका पूरा कार्यक्रम सुसाइडल था, और इसीलिए शायद वो जान से भी गया। इतने खूंखार गैंगस्टर के घर वालों के साये से लोग दूरी बनाते हैं कि ऐसा न हो उसका साया पड़ जाए और कोई शिकायत कर जाए, हम मुसीबत में आ जाएं। साये से परहेज करते हैं लोग, और जैद तो उनके घर में ही घुस गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। इनसे
जितना आप दूर रह सकते हैं उतनी दूरी बना के रहिए, वरना वही होगा जो ज़ैद का हुआ। मैंने बनारस की कई एक विजिट में पहले भी और अभी बाद में भी, वहां के जो ऑटो हैं, टेम्पो हैं, टैक्सी, वहां पीछे एक स्लोगन लिखा रहता है कि सटला त गैला, कभी सटला त गैला राजू, कभी सटला त गैला भाई, इस तरह से लिखा होता है। उसका अर्थ मैंने पूछा तो ये पता लगा कि ऑटो वाले, उनका आशय होता है कि अगर आपने टक्कर मारने की कोशिश की हमारी ऑटो में, या नज़दीक से निकलने की कोशिश की, या खरोंच मारने की कोशिश की, तो ये भारी पड़ेगा आप पर, सटला त गैला। लेकिन उसके बहुत ढेर सारे इंटरप्रिटेशन भी वहाँ के लोग जो बनारस आने जाने वाले हैं या रहने वाले हैं उनको जानकारी है। कहने का उसमें जो दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक यानी बहुत सटोगे तो फिर काम लग जाएगा तुम्हारा। आप किसी से इसको जोड़ के देखिए, और आज की घटना में यही हुआ। सटला त गैला भोजपुरी की लाइनें हैं ये, लेकिन बड़ी मौजूद हैं आज के इस घटनाक्रम पर। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।